themirchinews.com से मैं मनोवर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे युवाओं का राजनीति में भविष्य एवं इस्तेमाल तथा इसके अलावा हम बात करेंगे मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान की राजनीति पे भी हम बात करेंगे। आज हमारे साथ है अभिजीत राज, जिनके बारे में बताना चाहूँगा कि उन्होंने अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी छात्र जीवन से और उन्होंने अपने बूते पे आज वो प्रदेश कांग्रेस के युवा उपाध्यक्ष हैं। तो आइए हम बात करते हैं अभिजीत राज जी से। अभिजीत जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार आपके तमाम दर्शकों को। अभिजीत जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत की छात्र जीवन से और जिस तरह आज आप कांग्रेस के युवा उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं और आपका प्रभाव भी काफ़ी अच्छा रहा धनबाद के युवाओं में, जो कहीं ना कहीं युवा आपको अपना आइडल मानते हैं और उस राह में चलने की कोशिश करते हैं जिस तरह आपने अपने मतलब दामन को बहुत साफ रखा आपने। तो इस तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरह आपने अपने इस जीवन को यहाँ तक पहुँचाया। देखिए, इसको हम हटा ही देते हैं। ऐसा है कि सामाजिक जीवन में एक साधारण व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि जब आप राजनीति में आते हैं तो विभिन्न समस्याओं का आप सामना करते हैं और वो सामना का शुरुआत जो है आपके घर से होता है, क्योंकि किसी भी एक मध्य वर्गीय परिवार का गार्जियन जो है वो कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा राजनीति में जाए, इसलिए कि राजनीति का कोई भविष्य नहीं है और राजनीति में कोई एक टारगेट नहीं है कि वहाँ तक जाने का ये क्राइटेरिया है और ये क्राइटेरिया से आप पहुँच जाएंगे। दूसरा चीज़ है कि वर्तमान जो राजनीति है ये राजनीति अर्थव्यवस्था पर पूरा आधारित है। खास तौर से 2014 के इलेक्शन के समय से मोदी जी ने पूरे पॉलिटिक्स को एक दूसरे रंग में ढाल दिया है। अब का जो पॉलिटिक्स है एक साधारण आदमी के लिए अब बहुत टफ है राजनीति में आना। तो अब 2-3 सवाल मेरे पास था कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं किसी बड़े राजनीतिक या किसी मेरे पूरे फैमिली में कोई पॉलिटिक्स करने वाला व्यक्ति नहीं था। तो मेरे लिए और भी चैलेंजिंग था कि लोगों के बीच में कांटेक्ट साधना, नेताओं से अपना संपर्क बढ़ाना और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे हो, वो सारा चीज़ मेरे लिए चैलेंजिंग था। जबकि ऐसे दौर में जहां लोग ये सोचते हैं जो दबंग हैं, जिनके पास पैसा है, गाड़ियां हैं, उन्हें नेता स्वीकार करते हैं। हाँ, ऐसा था, बट जहाँ तक दबंगता का बात है तो एक चीज़ हम लोगों के साथ हमेशा था कि एक मन से हम लोग काफ़ी मजबूत थे जी। तो और मेरे साथ जो टीम था, खास तौर से जो हमारे सहयोगी लोग थे जो काफ़ी मजबूत थे या मेरे से सक्षम थे, मेरे से अच्छे थे, लेकिन उन तमाम लोगों ने अपने टैलेंट को त्याग करके मुझे आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया और उन तमाम दोस्तों के बदौलत मैं यहाँ तक आया। ख़ास तौर से न उसमें हमको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आने दिया उन लोगों ने, ना ही जो बाहुबल थे उनके सामने हम लोग जनबल से इतना मजबूत थे कि वो फिर टकराने के लिए हर मोर्चे पर विफल हुए। टकराए, ऐसा नहीं कि नहीं टकराए, लेकिन वो विफल हुए। और उसका ये भी कारण था कि हम लोग जो भी लड़ाई लड़ रहे थे वो लड़ाई का जो तरीका था वो जनमत पर आधारित था, लेकिन उनका जो लड़ाई था वो धनबल पर आधारित था। तो कहीं ना कहीं पीछे उनको हटना पड़ा इन तमाम मुद्दों पर। उसके बाद भी बहुत सारा चुनौती है और राजनीतिक जीवन में, ख़ास तौर से जब आप राजनीति करते हैं तो ये जो समस्याएं हैं, ये समस्या आपके लिए बाधा नहीं होना चाहिए, समस्या आपके लिए चैलेंज होना चाहिए। तो मेरे अंदर भी यही चैलेंज था कि जब सामने वाला कोई नेता का बेटा हो, सामने वाला जब पूंजीपति हो, सामने वाला जब बाहुबल से मजबूत हो, तो मेरे पास फिर क्या ऑप्शन है। इस जो बाजारू राजनीति आज कह सकते हैं कि आज पूरा राजनीति जो है बाजारू हो चुका है, उसका एक जो बड़ा स्तंभ है वो मीडिया भी है। आज मीडिया पूरा जो मुद्दा उठाती है वो उसी मुद्दे को उठाती है जिसमें उनको एक स्क्रिप्ट मिल के रोज मिल जाता है कि आपको इस मुद्दे पे ही बहस करना है। जन मुद्दा से ज़्यादा जो है नहीं, जन मुद्दा से ज़्यादा धन मुद्दा पे बात होता है।
तो ये सब पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, मैंने पॉलिटिक्स इससे अलग नहीं है। और पॉलिटिक्स करने वाला जो भी व्यक्ति है उसका पहला जो टारगेट होता है वो टारगेट होता है कि जब वो कोई काम करे तो उसका एक्सपोजर जो है वो मीडिया के माध्यम से मिलता है। अब मीडिया से माध्यम से मिलने के लिए भी मीडिया आपको जब देखता है कि आपसे कोई लाभ नहीं है और सामने कोई नेता का बेटा है, कोई पूंजीपति का बेटा है, कोई बाहुबली का बेटा है, तो उसको वो ज़्यादा टारगेट करते हैं, उसको ज़्यादा अपने मीडिया में जगह देते हैं। लेकिन बहुत सारे मीडिया जगत के अच्छे लोग हैं और शायद उन्हीं लोगों के दम पर आज तक और अभी तक यहाँ पर और सफ़र आगे का प्रयास करेंगे। जी, आपने जैसे बताया बिकाऊ राजनीति, बाजारू राजनीति की आपने बात कही। इस पे मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरह मैं एक सवाल आपसे ये कर रहा हूं कि ऐसा माना जाए कि कांग्रेस एक फैक्ट्री है जिसमें कच्चा माल तैयार किया जाता है और दूसरी पार्टी एक शोरूम है जहां उसे भेज करके शोरूम में लगाया, मतलब वो बेचा जाता है उस शोरूम के द्वारा। आज के दौर पे ये देखने को मिल रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, राजनीति जो है, राजनीति का जब आप राजनीति तो हर चीज़ है, परिवार में है, घर में है, स्कूल में है, कॉलेज में, हर जगह राजनीति है। लेकिन जिस राजनीति की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस राजनीति में अगर आप बात करेंगे तो आप पहले के ज़माने में जब जाएंगे तो एक सैद्धांतिक राजनीति हर लोग करते थे। और इस सैद्धांतिक राजनीति में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था वो यह था कि आप अपने आप को जनता के बीच में कैसे ला रहे हैं जी। अभी वर्तमान जो राजनीति है, वर्तमान राजनीति में क्या है कि लोगों के अंदर धैर्य कम है। ख़ास तौर से जो अभी वर्तमान परिस्थिति पे आप जो फोकस करना चाहते हैं उस पर हम कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि पार्टी में आए हमको सब चीज़ मिल जाना चाहिए। बहुत लोग वर्तमान जो पिछला इलेक्शन था उसमें भी कई लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा है वैसा है। नहीं, मैं तो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसे सब कुछ मिल चुका है। नहीं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उनको मिला नहीं है। अब दिक्कत इस बात का है कि अगर मेरे परिवार के अंदर में लड़ाई है तो हम बात को रखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम घर में आग लगा देंगे। तो ये जो घर में आग लगाने की परंपरा जो चली है और भाजपा जो इसमें आग लगा के हाथ सेकने का खास तौर से जो कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये मान ले कि उनका हाथ सुरक्षित नहीं है, जलना उनका हाथ भी है। आज उनको अच्छा लग रहा है कि दूसरे आग लग रहा है और वो आग ताप रहे हैं, लेकिन जलेगा उनका हाथ भी। कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि मेरी बातों को सुना नहीं जा रहा है। जिस मुद्दे को लेकर के सरकार स्थापित हुई है उस मुद्दे पे हम बात नहीं कर रहे हैं और जिससे लिए हम लड़ रहे थे आज हम वही काम कर रहे हैं। ये सचिन पायलट का कहना है। पायलट साहब हमारे अच्छे नेता हैं और काफ़ी मेहनत किया है उन्होंने राजस्थान के अंदर में। लेकिन सवाल ये है कि आज ये ज़रूरत क्या पड़ गई आपको कि आज प्रोटेक्शन के लिए आपको हरियाणा गवर्नमेंट के गोद में बैठना पड़ रहा है। मेरा ये कहना है कि आपको सब चीज़ मिला है और आगे भी मिलेगा। जो आप ख्वाहिश कर रहे हैं वो यही मिलना है, वो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में जाने से आपको मिल जाएगा। दिक्कत इस बात का है कि आप अपने घर की लड़ाई को सड़क पर ले आए हैं और जिन लोगों को नहीं मौका मिलना चाहिए था वो लोग आज पूरा मौके के तलाश में हैं और उसमें आपका भला नहीं होगा जी। और जनता ने जो वोट दिया था वो कांग्रेस गठबंधन को, खास तौर से कांग्रेस को, राजस्थान के अंदर में कांग्रेस को वोट दिया लोगों ने। वहाँ भाजपा में जाने के लिए वोट नहीं दिया था और इस तरह का लड़ाई के लिए वोट नहीं दिया था। अगर जनता जानती कि आप इस तरह की लड़ाई लड़ते तो शायद ऐसे लोगों को जिताते भी नहीं। बिल्कुल। अभी जी एक सवाल और आपसे मैं करना चाहता हूँ कि मेरा ये मानना है कमलनाथ हो या गहलोत, अगर उन्होंने युवा वर्ग का सम्मान किया होता तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि धनबाद में भी वही हाल है। अगर धनबाद में इस तरह से मान लीजिए कोई सिंधिया बन जाए या फिर कोई सचिन पायलट बन जाए तो इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं होगी। नहीं, आश्चर्य करने का बात होगा। इसलिए बात होगा कि कांग्रेस पार्टी में मान लीजिए कि आपके घर में आपके पिताजी आपको पाल पोस के बड़े किए, वो रिटायरमेंट कर गए, वो अपना जो जॉब का रिटायरमेंट का जो पैसा था सब ले लिए, तो उसके बाद क्या बेटा उससे सारा पैसा लेके बोलेगा आप निकलिए घर मेरा हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तालमेल होता है। ये बात सच है कि हमेशा एक जो जनरेशन गैप है इसमें मतभेद रहता है
कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि पिताजी मतलब अगर एज हो गया तो बच्चे चाहते हैं कि पिताजी अब थोड़ा आराम करें और भाग दौड़ पूरी जिम्मेदारी मुझे दे दें। हर बच्चा का ये चाहता है, लेकिन धक्का दे के नहीं भगाइएगा ना। हाँ, तो मतलब उसका तरीका है, और वो तब होता है जब ये भी लगे कि हाँ पिताजी अब अस्वस्थ है, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति थी, जो आप जिस सब्जेक्ट पर आप बात करना चाहते हैं, खासतौर से राजस्थान के इशू पे, तो ऐसा नहीं था कि पायलट जी को बिल्कुल साइड किनारा लगाया हुआ था। पायलट जी डिप्टी सीएम थे, पायलट जी वहाँ पे पीसीसी चीफ थे, और उनके अनुसार ही ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग पद पर थे। आप देखेंगे 2-4 दिन पहले का जो उनको हटा के रिप्लेस करके जो दूसरे को जिम्मेवारी दिया गया संगठन का, तो उसमें यूथ कांग्रेस, एनएसवाई, सेवा दल, सभी को चेंज करना पड़ा। इसलिए चेंज करना पड़ा कि वो सब लोग पायलट जी के अनुसार बनाए गए थे, और वो फिर पायलट जी के भाषा बोलने लगे, तो फाइनली चेंज करना पड़ा। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री होते हुए भी ऑर्गेनाइजेशन में उनका ग्रिप नहीं था, वहाँ जो था पायलट जी का ग्रिप था। तो उनको पेशेंस रखना चाहिए था। हम समझते हैं कि अब अभी भी वक्त है, वो घर वापसी कर ले तो बेहतर होगा उनके लिए, नहीं तो ये उनके लिए सोसाइटल होगा, बहुत अच्छा स्थिति नहीं होगा। और हम लोगों का तो शुभकामना है, चूँकि एक नौजवान है, मेहनत कश व्यक्ति है, तो हम लोग चाहेंगे कि वो तरक्की करे, लेकिन रास्ता वो गलत चुन रहे हैं। हमको लगता है कि वो भाजपा के राजनीति का शिकार ना होके उनको पुनः कांग्रेस में आना चाहिए। जी, तो ये हो गए। अब मैं धनबाद की बात कर रहा हूँ कि भाजपा के पास पीएन सिंह है, माननीय पीएन सिंह, और आपके पास माननीय मन्नान मलिक साहब हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि मतलब जो भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो हमेशा से राजनीति में वैसे लोगों को पसंद करती है जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हों या होने वाले हों। ऐसा भी देखा गया है कि रिटायर्ड खिलाड़ी को यहाँ से ला के भाजपा ने लोकसभा का चुनाव में कॉन्टेस्ट करवाया था। और इसके अलावा मैं ये भी सुनने में आया है कि मेयर का चुनाव में श्री ददे दुबे और मन्नान साहब को ही चुना जा रहा है। तो ऐसे में आपको ये नहीं लगता है कि ये युवा वर्ग का अपमान है, जो जबकि आप युवा का नेतृत्व कर रहे हैं? आपका इस बात को हम काटेंगे, अभी मेयर का चुनाव में वक्त है, आने दीजिए वक्त। ये जो कयास का विषय है, ये कयास आप कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए, मैं मान रहा हूँ ये मेरी बात गलत हो, लेकिन अगर ये सही हो गया तो क्या आप आंदोलन करेंगे? नहीं, पार्टी का अगर निर्णय है, आपने जैसे कहा कि ये कयास है, ऐसा है कि अगर पार्टी में मेरा समर्पण 20 वर्षों का है, 15 वर्षों का है, तो उनका भी समर्पण 30-35 वर्षों का है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा समर्पण उनके समर्पण से ज़्यादा हो गया। अब सवाल उठता है कि चुनाव कौन जीतेगा। तो देखिए, चुनाव का राजनीति और राजनीति अलग होता है और संगठन का अलग होता है। चुनाव में जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को ही टिकट मिले जो वर्षों से पार्टी में है, उस व्यक्ति को भी टिकट मिल जाता है जो सप्ताह दिन पहले पार्टी में आता है। वो डिपेंड करता है कि उस वक्त उस समय के हालात के अनुसार वो व्यक्ति कितना परफेक्ट है जनता के बीच में जीतने को लेकर। मतलब धनबाद में युवा परफेक्ट नहीं है, सिर्फ झंडा ढोने के लिए काम में आएगा। ये कौन बोल रहा है? ये भाजपा, ये आपका कांग्रेस कह रही है ये बात ना? ये इस बात को या तो भाजपा बोल रही है या मीडिया इस बात को बढ़ा चढ़ा के बोल रही है। नहीं, देखा भी गया है। आप लोकसभा देख लीजिए, विधानसभा देख लीजिए। लोकसभा में कोई अगर कैंडिडेट नहीं मिला तो बाहर से ला करके, आपको बता आयात करके आपको बता रहे हैं कि आप जो बात बोल रहे हैं, इसका प्रमाण हम आपको दे रहे हैं कि झारखंड में जो सबसे कम उम्र का विधायक है वो कांग्रेस पार्टी से है, किसी और पार्टी से नहीं है। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने कई लोगों को मौका दिया। दूसरा बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस ने सभी समीकरण को, खासतौर से युवा वर्ग, महिला वर्ग, जातीय वर्ग, उस सब का मिश्रण बना के ही सबको मौका दिया है। पूरे झारखंड में कांग्रेस 30 सीट पर चुनाव लड़ी थी, और 30 में आपको मैं बता दूं कि 6 सीट जो थे महिलाओं को मिला, और 6 में 4 महिला हमारी जीत के आज असेंबली में है। आज मंत्रिमंडल की आप अगर बात करेंगे तो 2 अगर बुजुर्ग कोटा से लिया गया है तो 2 हमारे युवा कोटा से लिया गया है, बन्ना गुप्ता जी और बादल जी। तो इसलिए इस बात को बिल्कुल भी हम लोग खारिज कर रहे हैं कि युवाओं को मौका नहीं मिलता है। और ऐसा नहीं कि इन दोनों का प्रोफोलियो भी कमजोर है, दोनों का मजबूत प्रोफोलियो है। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा भाजपा के द्वारा खास तौर से उड़ाया जा रहा है, ये इसका कहीं ना कहीं मीडिया उसके प्रभाव में या उसके कुचक्र में फंसकर
इस तरह की चीज़ों को हवा ज़्यादा दे रही है। जैसे आपको बताएंगे कि आरएसएस के कुछ नेता मेरे से मिले थे और वो बोल रहे थे कि हम लोग का जो फर्स्ट टारगेट है कि राहुल गांधी को बेवकूफ़, पप्पू, गधा, माने जो आप कह लीजिए उन लोगों के भाषा में उसको साबित करना है। और वो कुछ भी बोलते थे तो कॉपी पेस्ट करके उसमें अलग अलग भाषा को घुसा दिया जाता था। आज कोरोना जैसा वैश्विक महामारी इस देश के अंदर में सेकेंड स्थान ले चुका है। राहुल गांधी ने कहा था, और ट्वीट देखिए, कि इस सप्ताह जो है कोरोना 10 लाख पार करेगा, और ट्वीट के 2 दिन बाद ही पार कर गया। राहुल गांधी ने फरवरी माह के स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम लोग को राष्ट्रीय एयरपोर्ट बंद करना चाहिए और इस महामारी को बहुत हल्के में नहीं लेकर हमको इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके एक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए। उस समय लोगों ने उनको पप्पू कहा। आज जो गप्पू लोग हैं, आज वो उसका परिणाम भुगत रहे हैं। देश के अंदर में लोग ताश के पत्ते के जैसा बिखर गए हैं, लगातार लोग मर रहे हैं। धनबाद जैसा जगह अगर छोड़ दिए सभी जगह, तो धनबाद जैसे जगह पर भी लोग मरने लगे हैं। आपने लॉकडाउन तब लगाया और कहाँ लगाया? लोगों के, गरीब को सिर्फ परेशान किया आपने, तब जब देश के अंदर में नहीं था, जब कहा जा रहा था कि अब सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अगर ब्लॉक कर दीजिएगा, वहाँ आवाजाही का बंद कर दीजिएगा, और जो लोग भी बाहर से आए हैं उनको प्रॉपर, सभी को, जितने लोग आए हैं उनको कोरोना का अगर टेस्ट आप करा लीजिएगा तो, और उन लोगों को आइसोलेशन में डाल देंगे, तो हमको लगता है ये उसी समय ये चैन टूट जाता है। लेकिन उनको नमस्ते ट्रम्प करना था, इसलिए उन्होंने ये सब जो है डिले किया। उनका लालच तो सिर्फ मीडिया में बने रहने का है, और मीडिया में बने रहने का व्यवस्था आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। तो मीडिया के लिए ही लगता है दिन रात काम करते हो, तो मीडिया में बने रहने के लिए काम करते हो, तो देश के लिए काम करते नहीं हैं। अगर देश के लिए काम किए होते तो आज जो डोकलाम झील और गलवान घाटी है वहाँ हमारा चीनी सैनिक नहीं पहुँचा होता। जो चीनी सैनिक पहुँच गया, और बाद में ये लोग क्या ये बोलने लगे हैं कि राहुल गांधी के बर्डिंग पर कोड करके चाइना ये कह रहा कि हम तो कहीं घुसे ही नहीं है। और दूसरी बात, वो ये भूल गए बोलना कि जब देश का प्रधानमंत्री देश के पास ये कह रहा हो कि नहीं, गलवान घाटी और डोकलाम झील के पास चाइना का सेना नहीं पहुंचा है, इसी को कोड करके इंटरनेशनल मार्केट में जो है चाइना डिफेम कर रहा है कि उस देश का तो प्रधानमंत्री बोल रहा है हम नहीं घुसे हैं। तो ये जो चीज़ है, देखिए एक चीज़ बता दे रहे हैं आप लोगों को, आज के समय में कौन कितना सक्षम है ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि कौन कितना सिंसियर है। चाहे वो देश का मुद्दा हो, चाहे वो जनमानस का मुद्दा हो, महिला का मुद्दा हो, दलित का मुद्दा हो, आदिवासी का मुद्दा हो, या संपूर्ण भारत को कैसे विश्व पटल पे आगे ले जाए उस मुद्दा हो, इस पर अगर कोई विचार कर सकता है, कोई इसको गति दे सकता है, और किसी ने गति दिया है तो इस देश का मात्र एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जिसने मजबूती से गति दिया है। आज भी कोरोना का जितना महामारी का जो आप इलाज देख रहे हैं वो उन्हीं अस्पतालों में हो रहा है जिसका नींव कांग्रेस पार्टी ने रखा था। आज वो कोई कहीं वो हॉस्पिटल नहीं है जो भाइयों बहनों बोल के ये लोग करवा रहे थे। चलिए ठीक है। और इसके अलावा मैं आपका संदेश क्या रहेगा युवाओं को, धनबाद के युवाओं जो अभी परीक्षा पास करके अब नए कॉलेज लाइफ शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए आपको क्या संदेश है? देखिए, मेरा पहला तो अभी बहुत अफसोस है हमको इस बात का कि लगातार इधर जब भी हम अखबार देखते हैं, आज भी अखबार देख रहे थे और इससे पहले भी जब भी अखबार देख रहे, मैं डेली देख रहा हूँ कि 2, 4, 5 युवा महिला सुसाइड कर रहे हैं। ये जो सुसाइड का परंपरा चला है, इसका जो मूल कारण है वो है सबका जॉब जाना, रोजगार ना होना, और जो सहन शक्ति है आज के नौजवानों में वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, जिसका ये दुष्परिणाम है। मेरा अनुरोध होगा कि आप मजबूत बनिए। इस विपरीत परिस्थिति में अपने आप को, अगर आप इसको विपरीत परिस्थिति को चैलेंज के रूप में लेंगे तो हम समझते हैं कि आने वाला समय आपका होगा, और आपके मजबूत बुनियाद पर, आपके मजबूत इरादों पर ही इस देश का बुनियाद टिका हुआ है। इसलिए आपका ज़रूरत जो है इस देश को है। इसलिए
मेरा आपसे अनुरोध होगा कि कोई भी गलत कदम उठाने से पहले आप ये ज़रूर सोचिए कि आपको बनाने में आपके माता पिता के साथ समाज और भौगोलिक परिस्थिति में हर लोगों का सहयोग रहा है, तो आपका जवाबदेही जो है उन तमाम लोगों के साथ है। इसलिए विपरीत परिस्थिति में अपने आप को मजबूत करिए, ताकि इस तरह की जो दुर्घटनाएं हो रही है ख़ासतौर से नौजवानों में, इस दुर्घटनाओं से हम लोग अपने आप को रोक पाएँ, शर्मिंदा होने से बच पाएँ। मेरा ख़ास तौर से युवाओं से ये मेरा अनुरोध होगा कि आज जिस तरीक़ा से समाज में ख़ास तौर से जहर घोलने का परंपरा चला हुआ है, चाहे हिंदू मुस्लिम के नाम पे हो, चाहे अगड़ा पिछड़ा के नाम पर हो, चाहे बाहरी भीतरी के नाम पर हो, इस चीज़ से हम लोगों को ऊपर उठ के देश की एकता, अखंडता और देश की मजबूती के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ हैं अभिजीत राज जी, तो काफ़ी अच्छी बात हुई उनसे। आगे भी आपसे बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।